बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। इंग्लिश के हम आज जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे डैट इज़ काइंड्स ऑफ पैराग्राफ। आज हम काइंड्स ऑफ पैराग्राफ को डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। तो देखें, पैराग्राफ्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द टेक्निक वी यूज़ टू डिवेलप द सेंट्रल आइडिया। के पैराग्राफ की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, डिपेंड करता है कि हम कौन सी टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं डिवेलप करने के लिए सेंट्रल आइडिया को। द चॉइस ऑफ टेक्निक विल डिपेंड ऑन द टॉपिक इंटेंडेड रीडर एंड पर्पस। कि ये रीडर पे, इसके बाद टॉपिक पे और पर्पस पे डिपेंड करता है कि हम कौन सी टेक्निक को यूज़ करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, कितनी काइंड्स ऑफ पैराग्राफ हैं। यहाँ पे 11 काइंड्स ऑफ पैराग्राफ दिए गए हैं। एनालिसिस, डिस्क्रिप्शन, डेफिनेशन, कंपैरिजन कंट्रास्ट, एक्सप्लेनेशन, इलस्ट्रेशंस, क्लासिफिकेशंस, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन एंड लास्ट पे क्या है, आर्गूमेंट। तो स्टूडेंट्स, आपको इंग्लिश, केमिस्ट्री, जोलॉजी, बॉटनी अगर किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है या आपको कोई नोट्स चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप उस लिंक के थ्रू मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। अगर आपको स्टडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो इंशाल्लाह मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं एनालिसिस और कॉज एंड इफेक्ट पैराग्राफ एग्जामिन अ सब्जेक्ट बाय इवेलुएटिंग वन ऑफ इट्स एस्पेक्ट्स। इसमें हम क्या इवेलुएट करते हैं, सब्जेक्ट को हम एग्जामिन करते हैं उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को इवेलुएट करके, विच इज़ डन बाय वेइंग एविडेंसेस एंड पॉसिबल कैजुअल लिंकेज। तो इसको हम कैसे करते हैं, एविडेंसेस की बेस पे और कैजुअल लिंकेज की बेस पे। द ऑब्जेक्ट ऑफ एनालिसिस इन फैक्ट इज़ टू गेट द सेंटर ऑफ हाउ समथिंग वर्क्स। जो ऑब्जेक्टिव है, इसका जो मेन पर्पस है एनालिसिस का, जो ऑब्जेक्ट है वो इन फैक्ट क्या है कि हमने इसमें क्या जो है वो हासिल करना होता है, सेंटर ऑफ हाउ समथिंग वर्क्स। कि हमने इसमें ये देखना होता है कि कोई भी चीज़ है वो वर्क कैसे कर रही है, उनके आपस में लिंक क्या हैं, उनका आपस में क्या कैजुअल लिंकेज है। हम डिफरेंट एविडेंसेस की बेस पे हम एविडेंसेस को कलेक्ट करते हैं और एविडेंसेस की बेस पे हम बताते हैं कि इस चीज़ का आपस में एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है। तो एग्जाम्पल देखें स्टूडेंट्स, वन पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दी स्टैटिस्टिक्स ऑन कैंसर विच कैन बी फाउंड इन द हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस एसोसिएटेड विद पॉवर्टी। तो देखिए वो कहते हैं जो कैंसर है वो जो है वो किससे एसोसिएट कर रहा है, पॉवर्टी से, मीन्स के गुर्बत से। स्टडीज़ है फाउंड, स्टडी से हमें ये पता चला कि जो स्ट्रेस है वो आपके डैम्पन करता है, इम्यून सिस्टम को आपको ख़राब करता है। द बॉडीज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट कैंसर एंड एक्सपेरिमेंट्स विद एनिमल्स हैव शोन दैट स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट कैन इन्हेंस द ग्रोथ ऑफ वैरायटी ऑफ ट्यूमर्स। कि आप जितना स्ट्रेस लेंगे वो किसकी जो है वो ग्रोथ को इंक्रीज करता है, ट्यूमर्स की। द लिंक बिटवीन, अब देखें लिंक किसका आया, पॉवर्टी का, स्ट्रेस का एंड कैंसर का। कि जो कैंसर है, जो आप स्ट्रेस लेंगे तो स्ट्रेस से जो है वो आपका अगर स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट होगा तो ट्यूमर की ग्रोथ उससे होती है। अब ट्यूमर की ग्रोथ होगी तो कैंसर के खदशात हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो देखिए जो लिंक है पॉवर्टी का, स्ट्रेस का और कैंसर का, ये हमने जब स्टडी किया तो हमें पता चला कि जो बेसिक क्या है, इनमें लिंक है किसमें, पॉवर्टी में और स्ट्रेस में और इलनेस में। कि जो पॉवर्टी है, गुर्बत है, वही काज करती है स्ट्रेस को और फिर स्ट्रेस किसको काज करता है, कैंसर का। तो इस तरह हमने कुछ इस तरह के पैराग्राफ आते हैं, जैसे हमने हमने एनालिसिस की, हमने एनालाइज किया तो हमें पता चला कि किस तरह जो है वो तीन डिफरेंट चीज़ों का आपस में रिलेशन था, किस तरह उनमें कैजुअल लिंकेज था। तो हमने एविडेंसेस की बेस पे हमने ये प्रूव किया कि किस तरह वो आपस में इंटर रिलेट करती हैं। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डिस्क्रिप्शन को, कि डिस्क्रिप्शन पैराग्राफ्स क्या होते हैं। तो देखें, डिस्क्रिप्शन इज़ अ स्पोकन और रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पर्सन, ऑब्जेक्ट और इवेंट। के डिस्क्रिप्शन क्या है कि आपने किसी इवेंट को, किसी पर्सन को या किसी आपने प्लेस को आपने क्या करना होता है, किसी ऑब्जेक्ट को आपने डिस्क्राइब करना होता है। द डिस्क्रिप्शन मोड ऑफ पैराग्राफ डेवलपमेंट यूजेज डिस्क्रिप्टिव प्रोज टू प्रोवाइड अ फिजिकल पिक्चर आपने देनी होती है या फंक्शनल व्यू किसी भी सब्जेक्ट का। इसके बाद देखें स्टूडेंट्स, वाइल अ पैराग्राफ ऑन फिजिकल डिस्क्रिप्शन डेवलप्स अ पिक्चर बाय आइडेंटिफाइंग द शेप, साइज, कलर, मटेरियल, वॉल्यूम, टेक्सचर, पोजीशंस एक्सेट्रा। वन ऑन ईच आपने इसमें हर एक चीज़ आपने इसमें बतानी होती है। इसके बाद देखें, वन ऑन फंक्शनल डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स अ क्लियर कंसाइज व्यू ऑफ द वेरियस फंक्शंस ऑफ इट्स सब्जेक्ट। आपने इसमें फिर हर चीज़ आपने बतानी होती है, इसके कलर को, टेक्सचर को, साइज़ को, आपने हर चीज़ डिस्क्रिप्शन में, इस तरह के पैराग्राफ में आपने उस हर चीज़ को क्या करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है। नेक्स्ट आगे देखें, वाइल राइटिंग डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखते हुए इट डिस्क्राइब और प्रेजेंट अ विजुअल पिक्चर ऑफ एनी साइंटिफिक या टेक्निकल ऑब्जेक्ट, इक्विपमेंट, प्रोसेस एक्सेट्रा। कि जब भी आप
डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखते हैं तो इसमें आपने डिस्क्राइब करना होता है या प्रेजेंट करना है विजुअल पिक्चर को या फिर किसी भी साइंटिफिक टेक्निक को, ऑब्जेक्ट को या फिर इक्विपमेंट्स को आपने ईच एंड एवरीथिंग को डिस्क्राइब करना होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें एग्जाम्पल भी है। जैसे उन्होंने लिखा कि आई बार इज़ अबाउट एन इंच in diameter and has an opaque white outer cover called sclera. The front portion called cornea ट्रांसपेरेंट है। बिहाइंड द कॉर्निया डायफ्रागम है, जिसको आप क्या कहते हो आइरिस, विद एन ओपनिंग को आप क्या कहते हो प्यूपिल। जो देखिए इसमें उन्होंने जो है वो टॉपिक क्या लिया, आइरिस का। फिर उन्होंने आइरिस के बारे में आपको सारी डिस्क्रिप्शन बताई कि इसके जो है वो आउटर कवर को आप क्या कहते हो, इसकी जो है वो ओपनिंग को आप क्या कहते हो, डायफ्रागम का क्या नाम है। तो इस तरह आपने फिर हर चीज़ को इसमें डिस्क्राइब किया। तो होप सो आपको समझ आ गई होगी कि डिस्क्रिप्शन पैराग्राफ्स क्या होते हैं, कि जिसमें आपने फिर हर चीज़ को, उसके साइज़ को, टेक्सचर को, कलर को, आपने हर ईच एंड एवरीथिंग को डिस्क्राइब करना होता है। जैसे इसमें आप सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मैं आपको कोई भी एक चीज़ दूं कि अब आप इसके बारे में, जैसे हम एक किसी चीज़ के बारे में सर्च करते हैं तो आपने वो सर्च किए उसमें ही आ जाता है। तो आपने सर्च करके फिर उस चीज़ के बारे में ईच एंड एवरीथिंग बतानी होती है। तो वो किस में आता है, डिस्क्रिप्शन पैराग्राफ में। नेक्स्ट आगे हम देख लेते हैं डेफिनेशन। तो डेफिनेशन ऑफ टर्म्स आर द फाउंडेशन ऑफ टेक्निकल राइटिंग। डेफिनेशन क्या है, एक फाउंडेशन है टेक्निकल राइटिंग की। A precise set on terms is used in technology, and only with a common understanding of those terms can information be communicated clearly. A definition is a statement. अब definition क्या है, एक statement है जो आपको meaning देती है एक word का या एक term का। तो उसको आप क्या कहते हो, definition. इट इज़ यूज टू क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ अ टर्म इन अ कम्पैक्ट एंड स्टेट वर्ड मैनर। के डेफिनेशन आपको किसी भी चीज़ का जो है वो मीनिंग बताती है एक कम्पैक्ट और एक स्टेट वर्ड मैनर में। कि अगर आपको कोई, जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं कि इस चीज़ की डेफिनेशन ये है, तो डेफिनेशन एक्चुअली क्या होती है कि एक स्टेटमेंट है जो आपको मीनिंग बताती है किसी वर्ड का या किसी टर्म का। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब डेफिनेशन की 2 टाइप्स आती हैं, सिंपल एंड एक्सटेंडेड। सिंपल डेफिनेशन क्या होती हैं, सिंपल डेफिनेशन इज़ वेरी शॉर्ट होती हैं एंड गिव्स ओनली द टर्म, और आपको सिर्फ उस टर्म के बारे में बताती हैं। द क्लास टू विच इट बिलोंग्स, की जिस क्लास से वो बिलोंग करती है, एंड डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स, और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्टिंग्विश करके आपको बताती है। एंड एक्सटेंडेड, अब एक्सटेंडेड डेफिनेशन क्या होती हैं, ऑन द अदर हैंड इज अ पैराग्राफ 1 और मोर एंड इंक्लूड्स एग्जाम्पल्स, प्रोसीजर्स एंड डिस्क्रिप्शन। अब एक्सटेंडेड डेफिनेशन क्या होगी, जिसमें प्रोसीजर्स भी होते हैं, एग्जाम्पल्स भी होती हैं, और वो डिस्टिंग्विश करती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को। डेफिनेशंस आर आल्सो एक्सपेंडेड बाय यूजिंग मेथड्स सच एज कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट, एनालॉजी, एग्जाम्पल एंड डेरिवेशन। तो ये 2 डेफिनेशन की टाइप्स थी कि सिंपल डेफिनेशन भी होती है और एक्सटेंडेड डेफिनेशन भी होती है। तो ये नीचे 2 एग्जाम्पल लिखी हुई हैं, इनको जस्ट आप एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा अपने कॉन्सेप्ट के लिए, या आपने याद नहीं करना। पेपर के लिए जस्ट मैं आपको जो मैंने हाईलाइट किया है, बस आपने इन्हीं को, जो एग्जाम्पल मैंने आपको पढ़ाई हैं, बस आपने उन्हीं को याद करना है। बाकी जो मैंने हाईलाइट नहीं किया आपने उसको याद नहीं करना, उसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये एग्जाम्पल भी जस्ट आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक दफ़ा आप इस एग्जाम्पल को पढ़ लें, ताकि आपको जो है वो डिफरेंस क्लियर हो जाए कि सिंपल डेफिनेशन में और एक्सटेंडेड डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट आगे देख लेते हैं कंपैरिजन। अब कंपैरिजन वाले पैराग्राफ्स क्या होते हैं, एन एनालॉजी और अ कंपैरिजन ब्रिंग्स आउट 2 सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, एस्पेक्ट्स और क्वालिटीज़ इन 2 सब्जेक्ट्स। कि आपने 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स के आपने क्या चेक करनी है, उनकी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, एस्पेक्ट्स और उनकी क्वालिटीज़ को। इसको आप क्या कहते हो, कंपैरिजन। वाइल डेवलपिंग अ पैराग्राफ यूजिंग द कंपैरिजन मोड वी नीड टू डिसाइड द पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड ऑल्सो थिंक ऑफ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लेन दैट सिमिलरिटी। कि इस तरह के पैराग्राफ में जो है वो कंपैरिजन पैराग्राफ में हमें क्या ज़रूरत होती है कि ये डिसाइड करना होता है कि उनमें सिमिलरिटीज़ क्या हैं उन पॉइंट्स में, और हमने उसकी स्पेसिफिक एग्जांपल्स भी ढूंढनी होती हैं कि ये सिमिलरिटीज़ हैं तो ये किस वजह से हैं। इसके बाद आगे देखिए कंट्रास्ट। कंट्रास्ट पैराग्राफ वो होते हैं जिसमें आपने डिससिमिलरिटीज़ को बताना होता है। व्हाइल यूजिंग द कंट्रास्ट मोड फॉर डेवलपिंग द 2 मेन सब्जेक्ट्स ऑफ अ पैराग्राफ वी आर ब्रिंगिंग आउट देयर डिससिमिलर और कंट्राडिक्टरी एस्पेक्ट्स। कंट्राडिक्टरी मीन मुतजाद, क्या आपने अब इसके उल्ट मीन्स के आपने इसके अपोजिट वाले के इनमें डिफरेंस क्या है वो आप किसमें बताते हो, कंट्रास्ट पैराग्राफ में। इन कंट्रास्टिंग सच पैराग्राफ, इस तरह के पैराग्राफ को कंस्ट्रक्ट करने के लिए वी नीड टू डिसाइड द पॉइंट्स ऑफ डिससिमिलरिटीज़। अब आपने डिससिमिलरिटीज़ को बताना होता है और आपने फिर एग्जांपल्स भी स्पेसिफिक ढूंढनी है जिससे आप एक्सप्लेन कर सको कि इनमें डिफरेंस क्या है। अब नेक्स्ट आगे देखिए स्टूडेंट्स, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट। के कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट क्या होता है, तो देखिए कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट पैराग्राफ में आपने अब बोथ सिमिलरिटीज़ को बताना होता है और डिससिमिलरिटीज़ को भी आपने इसमें एक्सप्लेन करना होता है, किसमें, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट पैराग्राफ में। तो इसमें हम जनरली कंजक्शंस को यूज़ करते हैं कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। तो देखिए एग्जाम्पल मैं आपको एक दफ़ा समझा देती हूँ।
अब देखिए वो कहते हैं कि जो कंप्यूटर में और ह्यूमन ब्रेन में जो सिमिलरिटीज़ हैं, देखिए अब जो कंप्यूटर मेमोरी है उसको आप ग्रो कर सकते हो, बट ह्यूमन मेमोरी है जो उसमें भी हम जो है वो मेमोरी को स्टोर्स करते हैं, बट बोथ है मेमोरी डेट कैन ग्रो, के दोनों के पास मेमोरी है जो ग्रो कर सकती है, बट कंप्यूटर मेमोरी ग्रो करती है बाय एडिंग कंप्यूटर चिप से, वेयर एज जो मेमोरीज इन द ब्रेन है वो कैसे ग्रो करती है, बाय स्ट्रॉन्गर सिनेप्टिक कंडीशन से। तो इस तरह देखें इसमें कुछ सिमिलरिटीज़ भी हैं, कुछ डिसिमिलरिटीज़ भी हैं। तो इस तरह उन्होंने कंप्यूटर का और ब्रेन का कंपैरिजन किया है कि किस तरह इनमें कुछ सिमिलरिटीज़ भी हैं कि ये दोनों आपस में सिमिलर हैं, और कुछ इनमें जो है वो डिसिमिलरिटीज में है। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, एक नेक्स्ट एग्जांपल है कि कंप्यूटर्स कैन डू मैनी कम्प्लेक्स टास्क। कंप्यूटर बहुत से कम्प्लेक्स जो है वो टास्क परफॉर्म करता है एट द सेम टाइम पे, विच इज़ डिफिकल्ट फॉर द ब्रेन, जो ब्रेन के लिए डिफिकल्ट है। हाउएवर, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें कि जो कंप्यूटर है वो काउंट करता है बैकवर्ड्स को मल्टीप्लाइंग टू नंबर्स एट द सेम टाइम, लेकिन अगर हम ब्रेन को देखें तो ब्रेन जो है वो भी मल्टीटास्किंग जो है फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे देखिए कैसे कि एट द सेम टाइम पे ये कंट्रोल करता है, हमारा जो ब्रेन है वो ब्रीथिंग को, हार्ट रेट को, ब्लड प्रेशर को एट द सेम टाइम। तो इस तरह जो हमारा ब्रेन है ये भी मल्टी टास्क परफॉर्म कर सकता है। तो इस तरह जो कुछ ऐसे पैराग्राफ भी आते हैं जिसमें कंपैरिजन, कंट्रास्ट आपने दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट आगे देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। पैराग्राफ डेट आर डिवेलप यूजिंग द एक्सप्लेनेशन मोड attempt to explain the central idea of the topic or a key sentence of the paragraph। कि जो एक्सप्लेनेशन पैराग्राफ है ये जनरली कोशिश करते हैं कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपके सेंटेंस के, आपके पैराग्राफ के की सेंटेंस को या उसके मेन आइडिया को। इफ़ द सेंट्रल आइडिया टॉक्स अबाउट टू द रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल। अब अगर आपके सेंट्रल आइडिया ने आपको ये बताया है कि आइस क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन किस तरह से होती है, तो अब जो रिमेनिंग सेंटेंसेस होंगे ये क्या एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से उसके मेथड को, प्रोसीजर को एक्सप्लेन करेंगे कि क्रिस्टल फॉर्मेशन किस तरह से होती है। इन द अदर वर्ड्स, वाइल द टॉपिक सेंटेंस कंटेन्स द मेन आइडिया। दूसरे अल्फाज में अगर आपके टॉपिक सेंटेंस ने आपको मेन आइडिया बता दिया है कि जब बाकी जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस होंगे वो आपको क्या बताएंगे, इसकी जस्टिफिकेशन, इसके पीछे जो है वो रीज़न क्या है, वो बाकी सेंटेंसेस जो सपोर्टिंग सेंटेंसेस कहलाएंगे वो आपको क्या बताएंगे, इसका प्रोसीजर, इसका मेथड। तो ये कौन से सेंटेंस होते हैं, एक्सप्लेनेशन सेंटेंसेस। इसके बाद देखें इलस्ट्रेशन। जो इलस्ट्रेशन पैराग्राफ हैं ये क्या डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, द मेन आइडिया को बाय प्रोवाइडिंग एग्जांपल्स। एग्जांपल्स आपको देते हैं कि पैराग्राफ का ये आपको मेन आइडिया बताते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट आगे क्या है, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में हम क्या डिस्कस करते हैं, क्लासिफिकेशन पैराग्राफ इज डिवेलप बाय ब्रेकिंग द मेन आइडिया इनटू स्पेसिफिक कैटेगरीज इन जनरली यूज्ड व्हेन वी वांट टू इंट्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ आइडियाज़। के जब आपने डिफरेंट आइडियाज़ को आपने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना होता है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फिर क्लासिफिकेशन पैराग्राफ्स को। इन सच केस वी स्टार्ट विद गिविंग एन ओवरव्यू एंड व्हाट इज कमिंग। हम पहले एक ओवरव्यू देते हैं ऑफ व्हाट इज कमिंग कि नेक्स्ट आगे क्या आने वाला है, तो उसके लिए क्या है, क्लासिफिकेशन पैराग्राफ को हम यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आगे देखिए प्रॉब्लम एंड सोल्यूशंस। इन दिस टाइप ऑफ पैराग्राफ वी वेरियस पॉसिबल सोल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम एट हैंड आर डिस्कस्ड। इसमें हम प्रॉब्लम सोल्यूशन पैराग्राफ को, जिसमें देखें अगर आपको कोई ऐसा पैराग्राफ आया है जिसमें कोई प्रॉब्लम है, अब आपने उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है या सोल्यूशन भी ऑलरेडी आपको गिवन है और आपने उसको स्टडी करना है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन सेंटेंसेस या पैराग्राफ। इसके बाद देखें आर्गूमेंट्स। An argument paragraph is used when we want to express an opinion and convince the readers using facts to substantiate our stand। अब आर्गूमेंट पैराग्राफ क्या करते हैं कि हम तब यूज़ करते हैं जब हमने अपनी कोई ओपिनियन देनी हो, हमने जो अपना ओपिनियन दिया है हम उसको इस तरह कन्विंस करें कि उसको हमारा ओपिनियन जो है वो अथेंटिक लगे। एग्जाम्पल एक दफ़ा देख लेते हैं। ट्रैवल कैन बी हॉरिबल एक्सपीरियंस फॉर सर्कस एनिमल्स। के लिए जो ट्रैवल है ये एक हॉरिबल एक्सपीरियंस है। दे कैन क्राउडेड इनटू अ बीस्ट वैगन्स। वो एक वैगन के अंदर उनको हमने जो है वो मुश्किल से वो जिसमें बहुत सारे एनिमल्स को हमने एक ही वैगन के अंदर रखा होता है, और ऑफन टू स्मॉल फॉर देम, जो उनके लिए बहुत छोटी होती है। फ्रीक्वेंटली दे ट्रैवल इन एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में भी वो ट्रैवल करते हैं। तो इस तरह देखिए इस पैराग्राफ में जो राइटर है वो ये एक्सप्लेन करना चाह रहा है कि हमें जो सर्कस एनिमल्स हैं उनको इस तरह जो है वो ट्रैवल उनको नहीं करना चाहिए, एक ही वैगन में हमें उनको नहीं रखना चाहिए, कि इस तरह वो बहुत मुश्किल से उसके अंदर पूरे आते हैं और वो जो है सम टाइम उनको वेदर कंडीशंस भी, उनको जो है सवेयर वेदर कंडीशन भी उनको बेयर करनी पड़ती हैं। तो इस देखिए अब उसने डिफरेंट साथ में जो है वो आपको एक्सप्लेन भी किया है कि ये जो है अगर हम ये काम हमने नहीं करना तो इसको करने की वजह क्या है, कि हम ये काम आपको क्यों नहीं करना चाहिए। क्योंकि अब देखिए दो रीज़न उन्होंने आपको बता दी, एक ये हॉरिबल भी होगा और दूसरा क्या होगा कि उनको एक्सट्रीम के जो है वो वेदर कंडीशन भी जो है वो उनको बेयर करनी पड़ती हैं। तो हो सकता है कि उससे उनकी सेहत ख़राब हो जाए, उनकी हेल्थ पे बैड इफ़ेक्ट्स आएँ। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने डिटेल से स्टडी किया काइंड्स ऑफ पैराग्राफ्स को। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। इसके अलावा
डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप उस लिंक के थ्रू मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। अगर आपको स्टडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो इंशाल्लाह मैं आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हम एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।